जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे जेकेपी कांस्टेबल एज वेल एज जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में कंप्यूटर एक एसेंशियल कंपोनेंट है। आज एक मैं आपका मिनी मॉक टेस्ट लूंगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। 15 ये क्वेश्चन हैं। आपने 15 क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है। पहले आप खुद आंसर करोगे वीडियो पॉज करके, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हो एडिशनली अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। बट एट द एंड ऑफ द सेशन हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देखेगा वो मुझे अपना 15 से स्कोर बताएगा और वहीं से मैं डिसाइड करूंगा कि आपका कहां पर अभी जो है आप लेवल में कहां पर पहुंचे हो, प्रिपरेशन के लेवल में अभी कितनी इंप्रूवमेंट आपको करनी है। क्योंकि अभी आपके पास 10-15 दिन है जैसे कांस्टेबल वाले बच्चों को, तो आप अच्छे से मेहनत करके उन कमियों को दूर कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रैम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रैम के बारे में करेक्ट है। ठीक है, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो प्राइमरी मेमोरी में दो चीजें हैं, रैम और रोम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम इज रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए, इट इज नॉन वोलेटाइल। ऑप्शन बी, इट इज यूज्ड टू स्टोर लॉन्ग टर्म डेटा। सी, इट इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। इट परमानेंटली स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट रैम। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, आई होप यू हैव ट्राइड इट। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, रैम और रोम दोनों प्राइमरी स्टोरेज का पार्ट है। ठीक है, रैम और रोम जो है दोनों प्राइमरी स्टोरेज का पार्ट है। एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज वो होती है जहां पर परमानेंटली डेटा लॉन्ग समय तक स्टोर होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, और सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है, ध्यान से सुनना, सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि अगर सपोज करो लाइट वाइट चली जाती है, पावर सप्लाई कट हो जाती है, तो उससे मेमोरी जो है वो डिलीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गैलरी में कोई फोटो पड़े, तो अगर सपोज करो फोन स्विच ऑफ हो जाए तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसमें से गैलरी के फोटो उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जो नॉन वोलाटाइल होती है वो कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी, ये याद कर लेना। बट जो हमारी रैम की अगर मैं बात करूँ ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी की, वो वोलाटाइल होता है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। मतलब रैम में वो, देखो रैम में वो डेटा होता है जो सीपीयू के साथ लिंक में होता है, और जैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो आपका पावर ऑफ हो जाएगी तो रैम वाला डाटा इरेज हो जाता है। ये वोलाटाइल होती है, रैम वोलाटाइल होती है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत है। हमें कौन सी बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट? सेकंड, इट इज यूज्ड टू स्टोर लॉन्ग टर्म डेटा। नहीं, ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। तो मतलब टेम्परेरी डेटा को शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जब तक सीपीयू काम कर रहा है इसे डेटा को यूज करता रहता है। तो ये टेम्परेरी स्टोरेज है, ना कि लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, सीडी हो गया, ठीक है, यूएसबी ड्राइव हो गया, ये लंबे समय तक डेटा को स्टोर रखते हैं। इट इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जो जितना ज्यादा डेटा स्टोर करेगा, जितना परमानेंट नेचर का होगा ना, उतनी कम उसकी स्पीड होगी। ठीक है, अब रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, थोड़ा सा डेटा स्टोर करता है टेम्परेरी टाइम के लिए, तो ये फास्टर होता है। मतलब इसमें से डेटा लेना और डेटा देना इसमें इजी होता है, इसलिए ये सीपीयू के साथ डायरेक्ट लिंक में होता है, फास्टर काम करता है। तो ये फास्टर होता है सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो रैम के बारे में याद रखना, ये रैम सेकेंडरी स्टोरेज से फास्ट होती है, ऑल्दो ये टेम्परेरी होती है, और दूसरी बात ये वोलाटाइल होती है। ठीक है, इट परमानेंटली स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है परमानेंटली स्टोर रोम में होता है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। समझ लो, सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, वहां से हम लाते हैं इसमें रैम में जब ये काम कर रहा होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है तब हम इसको रैम में लाते हैं, अदरवाइज ये सेकेंडरी स्टोरेज में ही सेव होता है। दिस इज क्लियर। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम वर डेवलप्ड इन विच जनरेशन। तो कौन सी जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए थे? देखो जनरेशन पे क्वेश्चन आता है, वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में आए, ट्रांजिस्टर आईसीज कौन सी आए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? आई होप आपने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड। सेकंड जो हमारी जनरेशन थी उसमें आए थे ट्रांजिस्टर। जो पहली जनरेशन थी ना, जो 1946 से 54 तक चली थी, पहली जनरेशन में आए थे वैक्यूम ट्यूब्स। क्या आए थे? वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू जो है कंप्यूटर रन करते थे। ठीक है, सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिजिक्स में आपने ट्रांजिस्टर के बारे में सुना होगा सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में आ गया आपके आईसी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, फिर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को लार्ज स्केल पे यूज करने शुरू हो गया, तो वीएलएसआई यूज हो गए, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन शुरू हो गई फोर्थ जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन में और प्रेजेंट और फ्यूचर में जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे आजकल काम होता है। ठीक है, बायो चिप्स भी आजकल यूज होती हैं। मेन आप ये याद रखना कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी। ये तीन ज्यादा पूछेगा। ठीक है, थर्ड तक आईसी, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होने शुरू होगी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फोर्थ में, फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो आपकी स्टार्ट होगी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट इंक्लूड द डैश। चलो करो इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उसमें इनमें से क्या नहीं होता है? प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर या सीपीयू। ठीक है, आई होप आपने इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर कर। देखो, पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हम एडिशनली कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस बाहर से ऐड करते हैं ना,
उसके ऑक्सिलरी डिवाइसेस होते हैं जो हम इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली जो है कंप्यूटर के साथ ऐड करते हैं एडिशनल फंक्शन देने के लिए। जैसे प्रिंटर हो गया, अगर हमें कोई हार्ड कॉपी प्रिंट चाहिए तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं। कीबोर्ड हम टाइप करके डेटा डाल सकते हैं तो इसके लिए पेरिफेरल डिवाइस लगा। मॉनिटर हम उसे देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं किसी चीज को, तो वहां पर हमने ये भी एक तरह का पेरिफेरल। बट सीपीयू जो है ये तो पेरिफेरल थोड़ी है, ये एडिशनल कंपोनेंट नहीं, यही तो है बेसिकली जो चला रहा है किसी कंप्यूटर को। तो ये पेरिफेरल नहीं है, ये कोई एडिशनली हमने ऐड नहीं करा है ताकि एडिशनल फीचर हमें मिले। ये तो मतलब यही तो कंप्यूटर को चला रहा है, ये पेरिफेरल डिवाइसेस में नहीं आता। बाकी जैसे माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब चीजें किसमें आती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस में आती हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आपको थोड़ा पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, आपके सिलेबस में मेमोरी का टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन आया था पेपर में। ठीक है, जेकेएसएसबी ने पहले पूछा होगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है, 1 MB की वैल्यू कितनी होती है। बस ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं ले आता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस होते हैं। 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 512 किलोबाइट या 512 बाइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। देखो 1 MB में 1024 क्या होते हैं, केबी, 1024 केबी होते हैं। ठीक है, आपने जस्ट इतना याद रखना सिंपली, ये जो टेबल है ना याद करके। तो देखो एक बिट का मतलब सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। बिट का मतलब होता है 0 या 1। बिट का मतलब क्या होता है, 0 या 1। 0 मतलब होता है ऑफ, कंप्यूटर ऑफ, और 1 मतलब ऑन। इतना याद रखो। ठीक है, अब 8 बिट जब मिलती है ना तो 1 बाइट बन जाता है। क्या बन जाता है, 8 बिट को मिलकर 1 बाइट बन जाता है। ठीक है, ऐसे भी आता है एग्जाम पे, 4 बिट को मिलकर क्या बनता है, 4 बिट को मिलकर 1 निबल बनता है। क्या बनता है, 1 निबल। 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। तो इसका मतलब हमारे पास, ध्यान से सुनो, इसका मतलब 1 बाइट में कितने निबल हो जाएंगे, 1 बाइट में 2 निबल हो जाएंगे। सर ये कैसे होगा, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। देखो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो मैंने आपको बोला 4 बिट का 1 निबल होता है, तो 4 बिट का 1 निबल प्लस 4 बिट का 1 निबल, मतलब हमने 2 निबल मिलाए तो क्या बन गया, 1 बाइट। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल होता है। 1 निबल 4 बिट का होता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब एग्जाम में पता क्या आता है, एग्जाम में ऐसे आता है कि एक मतलब 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, 1 MB में कितने केबी होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन। तो आपको ना एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे छोटा यूनिट आ गया बिट, मैंने बता दिया। फिर 8 बिट का बन गया 1 बाइट। ठीक है, 8 बिट का एक बन गया बाइट। फिर एक, ध्यान से सुनो, फिर 1024 बाइट का क्या बन गया, 1024 बाइट का 1 किलोबाइट बन गया। फिर 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट बन गया। ठीक है, केबी से एमबी बनता है। फिर 1024 MB से बन जाता है, एमबी से जीबी बनता है, आप सबको पता है। ठीक है, फिर जीबी से बनेगा टीबी, टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट से बनेगा पीटाबाइट। ठीक है, 1024 टेराबाइट से क्या बन जाएगा, पीटाबाइट। फिर 1024 पीटाबाइट से बन जाएगा एक्साबाइट। फिर 1024 एक्साबाइट से बन जाएगा जीटाबाइट। 1024 जीटाबाइट से बन जाएगा एक जोटोबाइट। फिर 1024 जोटाबाइट से बन जाएगा एक ब्रोंटोबाइट। और सबसे बड़ा यूनिट होता है जियोपबाइट। आपको एग्जाम में पूछेगा एक जियोपबाइट किसके बराबर होता है, तो आपने याद रखना है 1024 ब्रोंटोबाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ब्रोंटोबाइट। बट ये याद कर लो, सामने वाले स्टार्टिंग वाले 2-3 याद कर लो, फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो आपके सिलेबस में मेंशन है मेमोरी डिवाइसेस, तो यहाँ पर आपको प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, और ये जो मेमोरी के यूनिट्स हैं, कितना जीबी एमबी क्या होता है, सबसे बड़ा जियो बाइट है, सबसे छोटा जो है वो क्या है, बिट है। 1 बिट, 8 बिट में 1 बाइट बनता है, कितने निबल का 1 बाइट बनता है, ये सब चीजें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सर मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। बहुत टाइम लगे इस क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हमें बताएं इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। वायरस और एंटीवायरस में नाम याद करना इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। कौन सा एंटीवायरस नहीं है, लाइनेक्स। लाइनेक्स कहां से एंटीवायरस, लाइनेक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये भी पूछता है एग्जाम में कौन सा ओपन सोर्स है, कौन सा ओपन सोर्स नहीं है। विंडोज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स वो होते हैं जिनका सोर्स कोड जो है वो ओपन किया जाता है और कोई भी उसको एडिट और चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कैस्परस्की हो गया, नॉर्टन हो गया, अवास्ट हो गया, एवीजी हो गया, मैकफी हो गया, ये सारे एंटीवायरस हैं। ठीक है, ये सारे आपको, ट्रेंड माइक्रो हो गया, ये सब एंटीवायरस हैं। इसी तरह वायरसेस भी आपको याद कराए थे, क्रीपर हो गया वायरस देखा था हमने, देखा था एल्क्लोनर, ब्रेन, ये सारे क्या है वायरस। आई लव यू जो है, मेलिसा, ये सब क्या है, वायरसेस। तो वायरसेस, एंटीवायरसेस कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद विंडोज है, एंड्रॉइड है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, कौन सा ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं है। ठीक है, ये तो सबको पता है, जीमेल जो है वहां पे ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल आप भेज सकते हो जीमेल से।
आउटलुक से भी भेज सकते हो भाई, ज़ाइंडेक्स से भी। इस क्वेश्चन का आंसर जो था, आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। ये सारी ही जो है ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडेड है, चाहे वो ज़ाइंडेक्स हो गया, चाहे जीमेल हो गया या आउटलुक है। देखो जीमेल तो सबको पता है, जीमेल में तो कुछ बताने वाला है नहीं है। जीमेल किसका है सर? जीमेल इज ऑफ गूगल। जीमेल किसका है? गूगल का है, तो यहाँ पर तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है आउटलुक। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले जो प्रोवाइड करते हैं ईमेल सिस्टम, वो कौन सा प्रोवाइड करते हैं? आउटलुक। और जो ये Yandex है ना, ये रशिया बेस्ड है, इतना याद करो, ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा। Yandex जो है बेसिकली ये एक ईमेल जो सर्विस प्रोवाइडर है रशिया में, ठीक है, फ्री ईमेल अकाउंट्स इसमें बनते हैं, तो ये याद कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। ऑन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेज हार्ड कॉपी ऑफ एन डिस्प्ले? इसमें से किस में हार्ड कॉपी मिलती है हमें? कर लो ट्राई, आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन सो फॉर। मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर या कीबोर्ड, किसमें मिलती है हार्ड कॉपी? सर हार्ड कॉपी हमें मिलती है प्रिंटर में, ठीक है। मॉनिटर में तो स्क्रीन में दिख रहा है, सॉफ्ट कॉपी है। स्कैनर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, यहीं से कंफ्यूजन हो जाती है। कीबोर्ड, सर कीबोर्ड इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, दिस इज नॉट एन आउटपुट। आउटपुट दो ही थे और उनमें से भी प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है, मॉनिटर में तो सॉफ्ट कॉपी दिखती है। यार अपने अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखोगे ना, पेपर में नहीं आएगा दिक्कत। थोड़ा कॉन्फिडेंस से बैठा करो, पढ़ के गियो एग्जाम में। और मैं आपको यही चीज दिखाऊं, देखो आपके यहाँ पर मैं आपको प्रिपरेशन करवा दूंगा, मतलब ऐसे यूट्यूब में जैसे मैं पढ़ाता हूँ इस तरह से आपके हर सेक्शन, जैसे कंप्यूटर का हो गया ना मॉक टेस्ट, ऐसे इस तरह से कल मैंने लिया था जीके और इंडिया का करंट अफेयर, अब एक दिन जम्मू कश्मीर का लूंगा, इसी तरह से आपका मैं करंट अफेयर्स का लूंगा, इसी तरह से मैं आपका लूंगा जो इंग्लिश का लूंगा, इंग्लिश का बहुत डिमांड आ रही है, मैं इंग्लिश का लूंगा, इसी तरह मैथ रीजनिंग का लूंगा। तो मैं ऐसे आपके टेस्ट ले लूंगा, बट द थिंग इज दैट ये मैं कर लूंगा। बट एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूँ, देखो ये जो चीज मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ना, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपने भी मतलब मेरी देखा होगा टीचिंग का वे, मतलब मैं बेफालतू चीजें नहीं बोलता आपको, इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि यार मतलब बच्चों की बहुत बाद में कंप्लेंट्स आती है कि सर ओएमआर बेस्ड टेस्ट नहीं दिए थे, तो ओएमआर शीट में 4-5 क्वेश्चन भरने में गलती होगी, वो मार्क तुम्हें नहीं पड़ने चाहिए एग्जाम में, इसलिए ओएमआर बेस्ड टेस्ट देके जाना जरूरी नहीं। आप मेरा तो कहीं और से भी दे दो, बट दूसरे टेस्ट मत दो, ओएमआर बेस्ड टेस्ट दो अपने घर पे ही, चाहे ओएमआर शीट डाउनलोड करो, क्वेश्चन पेपर निकालो, ओएमआर शीट पे भरो और गलतियां देखो, ठीक है। हमने भी प्रोवाइड कर दिया आपको मॉक टेस्ट, में लास्ट में बता दूंगा, आपकी चॉइस है यार, आप यहाँ से दो वहां पे दो, बट प्रैक्टिस करके जाना, 4-5 टेस्ट दे के जाना ओएमआर शीट पे, अभी है टाइम आपका, 3 तो एटलीस्ट दे के ही जाना। नेक्स्ट देखो, डैश फीचर एमएस वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट, तो कौन सा फीचर है एमएस वर्ड का जिसकी हेल्प से अगर आपको लिस्ट बनानी हो, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिस्ट बनानी हो तो वो बन सकती है। वर्ड आर्ट, स्केलिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग या वर्ड रैप, कौन सा फीचर होता है एमएस वर्ड में जब लिस्ट बनानी हो? सिंपल है यार, कर लिए ट्राई, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बुलेट्स एंड नंबरिंग से हम जो है लिस्ट बना सकते हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है। वर्ड आर्ट कुछ नहीं होता यार, वर्ड का आर्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे, देखो ये लिखा है मैंने, ये सिंपल लिखा है, अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि इसकी ये 3D ऐसे दिखे, मिनी थोड़ा थोड़ा नीचे भी आए, तो मतलब आप टेक्स्ट को कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हो, वो हो गया वर्ड आर्ट, ठीक है। स्केलिंग में होता है टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये स्केलिंग में आ जाता है, ठीक है। ये भी एक तरह का ब्यूटिफिकेशन आएगा। वर्ड रैप इज इंपॉर्टेंट। वर्ड रैप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देखो आपका ये वर्ड जो है, आपने यहाँ पर वर्ड लिखा आधा आया है, ठीक है, अब यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकता है वो वर्ड, तो वो ऑटोमेटिकली वर्ड अगली लाइन में चल जाता है, इसको बोलते हैं वर्ड रैप, ठीक है। वर्ड रैप एक वर्ड प्रोसेसिंग का फीचर होता है जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकता है वर्ड को जिसकी इनसफिशिएंट स्पेस हो, फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में इनसफिशिएंट स्पेस हो तो ये वर्ड उठ के अगली लाइन में ऑटोमेटिकली चल जाता है, ये होता है वर्ड रैप। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्टकट तो आपने पढ़नी है, उसके साथ एमएस वर्ड, एमएस जो एक्सेल है, इस पे थोड़ा काम करके जाना, वीडियो पढ़ी हुई है चैनल पे देख के जाना, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे वर्ड रैप के बारे में पता होना चाहिए क्या। अब हर बार तो शॉर्टकट की नहीं ना पूछेगा, शॉर्टकट की तो पढ़नी है, फुल फॉर्म्स तो पढ़नी है, बट उसको छोड़ के एडिशनली भी कुछ चीजें देख के जानी है। और ये ऐसे मार्क्स हैं कंप्यूटर के जो मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे मतलब फूल तोड़ते हुए ले सकता है बंदा, यहाँ से मार्क्स लिए जा सकते हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट देखो, इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस होम इज यूज्ड टू, देखो एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का क्या यूज होता है? कर्सर को बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में ले जाना, बिगनिंग ऑफ लाइन में, बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आई होप यू हैव ट्राइड इट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है, कर्सर को बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में लेके जाना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में, अभी सभी बच्चे, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कर्सर को बिगनिंग ऑफ लाइन में लेके जाना है, मतलब जो लाइन की स्टार्टिंग में लेके जाना है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? ये तो आ गया ना, पूरे डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग में चला जाएगा कर्सर, ठीक है। अगर सपोज का आप बीच में लिख रहे थे, अगर कंट्रोल पे होम दबाओगे स्टार्टिंग में चल जाएगा, बट अगर लाइन की स्टार्टिंग में लेके जाना है, तो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में लेके जाना, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हो, ये आपको लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की याद करके जाना, जैसे कंट्रोल प्लस एन किसके लिए यूज होता है? अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट करना हो तो कंट्रोल प्लस एन, अगर आपने ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना हो जस्ट तो कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हो, ठीक है।
डॉक्यूमेंट को सेव करना और किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हो। अगर किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, ये भी पूछता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगर किसी डॉक्यूमेंट का को क्लोज करना है एमएस वर्ड में तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस कॉपी होता है, एक्स कंट्रोल प्लस एक्स कट होता है, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट होता है। सर ये किस लिए बता रही है, हम सबको पता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बट ये पूछता है कंट्रोल प्लस आर अगर आपको राइट तरफ की अलाइनमेंट करनी है, कंट्रोल प्लस एल अगर आपको लेफ्ट तरफ की अलाइनमेंट करनी है, कंट्रोल प्लस ये याद करके जाना ई अगर आपने सेंटर में अलाइन करना, और कंट्रोल प्लस जे अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि वो अपनी स्क्रीन को जस्टिफाई कर ले, मतलब जैसे स्क्रीन है वैसे बन जाए, तो कंट्रोल प्लस जे ये याद करके जाना। ये चार इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाए। तो शॉर्टकट कीज मैं मतलब जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी मैंने लेक्चर्स में पढ़ाई हुई है, आप जाके वहां पर ये कोई भी कंप्यूटर की बुक या अरिहंत वगैरह में देख लेना, या शॉर्टकट कीज होती है गूगल में सिंपली सर्च कर लेना, वो देख के जाना एग्जाम में, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। तो कौन सी अलाइनमेंट नहीं होती है एमएस वर्ड में? आंसर कर दिया होगा आपने इस क्वेश्चन का, सिंपल था। अगर किसने ध्यान से सुना होगा ना, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। मैंने आपको बोला राइट अलाइनमेंट के लिए क्या होता है सर, कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। मैंने कंट्रोल प्लस जे बताया जब आपने जस्टिफाई करना स्क्रीन में। अगर मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट करें कंट्रोल, मैंने टॉप के लिए कुछ नहीं बताया यार, तो इसने नॉट ही पूछा, नॉट अ वैलिड में टॉप ही है, टॉप की कोई अलाइनमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 11, इन एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात हो रही है, ऑलवेज बिगिन विद एन इक्वल टू साइन, ठीक है। कोई भी चीज जब इक्वल टू साइन के बाद लिखी जाती है तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर है, वो फॉर्मूला है, टेक्स्ट है या टेबल है। देखो आंसर कर दिया होगा आपने इस क्वेश्चन में। तो एमएस एक्सेल में फॉर्मूला जो है वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है, फॉर्मूलाज, ठीक है। सिंपल था, इसमें कुछ इतना बताने वाला नहीं था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन मतलब एक तरह का समझ लो, एक तरह की ऐसी वेबसाइट समझ लो जो बाकी वेबसाइट को ढूंढने में मदद करती है। बस सिंपल वे में याद कर लो, ठीक है। तो वो होता है सर्च इंजन। जैसे गूगल इज अ सर्च इंजन, ठीक है। गूगल क्रोम इज अ ब्राउजर। ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट में घूमने में हेल्प करता है। बट इंटरनेट में अगर आपने कोई चीज ढूंढनी होगी तो आप किसी सर्च इंजन का यूज करते हो, दैट इज गूगल, ठीक है। ये याद कर लेना। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग, आस्क, याहू या सफारी। देखो सफारी कोई सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, सफारी कोई सर्च इंजन नहीं है। सफारी जो है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरह का, ठीक है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्राउजर है एक सफारी, ये याद कर लेना। तो ये कोई तरह का सर्च इंजन नहीं है। बाकी बिंग, आस्क, देखो आस्क से पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। याहू तो सबको पता है एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गूगल हो गया, अल्टा विस्टा हो गया, याहू हो गया, ये सारे कुछ सर्च इंजन है। देखो यार एग्जाम में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए, वायरसेस के नाम इंपॉर्टेंट, एंटीवायरसेस के नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो रट के जाना। अगर कोई जीमेल सर्विसेज प्रोवाइडर है उनके नाम, फिर उसके बाद अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वायरसेस, एंटीवायरस हो गया, फिर ये जो यही क्वेश्चन किया, ठीक है, सर्च इंजन के नाम, ये सब सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट के नाम, ये सब चीजें आपको रटी होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। इनपुट कौन से, आउटपुट कौन से, ये तो मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। वेब पेजेस आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। वेब पेज कौन से फॉर्मेट में बनते हैं? HTTP स्लैश HTML डॉक या URL। इंपॉर्टेंट है सारे ये। तो कौन सी लैंग्वेज में जो है वेब पेजेस सेव होते हैं? ये एक लैंग्वेज होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो भी हमारी वेबसाइट के पेजेस बनते हैं ना वो इस लैंग्वेज में बनते हैं, बस इतना याद कर लो। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP क्या होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स है जो फॉलो होते हैं जब भी हम क्या होता है, जब भी हम इंटरनेट पे कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं ना इंटरनेट पे, उस पे जो प्रोटोकॉल रूल्स फॉलो होते हैं दैट इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो ये एग्जाम में ये पूछता है HTML को किसने बनाया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को पहली बार इसको डेवलप किया था टिम बर्नर्स ली ने। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने 1919 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। डॉक, डॉक है, डॉक और डॉक सुना होगा आपने, ठीक है। ये जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना एमएस का, उसकी जो है एब्रीवेशन जो है डॉक, शॉर्टकट है उसका, उसका डॉक्यूमेंट फाइल में तो इसको बोलते हैं। यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो हर एक जो इंटरनेट में कोई चीज है ना उसका एक यूनिफॉर्म कोड है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसकी वजह से उसको क्या है लोकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिनका सोर्स कोड जो है वो कॉमन होता है, वो फ्री होता है और कोई भी उसको चेंज कर सकता है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज, यूबंटू, एंड्रॉइड या लाइनस के लेक्चर ध्यान से सुना होगा, तो मैंने जब ये पढ़ाया था कि लाइनस ओपन सोर्स है, मैंने ये बोला था विंडोज नहीं है, तो नॉट ही पूछा, तो विंडोज इज द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, ध्यान से सुना, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू ओपनिंग हेल्प
हेल्प के लिए कौन सी की है, F1, F2, F4 या F3? आपने अभी तक इसका क्वेश्चन कर दिया होगा। F1 हेल्प के लिए होती है, F2 होती है रीनेम के लिए, ये याद करके जाना है रीनेम के लिए, F3 होती है जब हमें सर्च करना हो, ठीक है, सर्च करना हो तो F3 यूज करते हैं। F4 जो अगर एक्टिव विंडो को क्लोज करना हो, ठीक है, F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 फाइंड के लिए भी यूज होता है, F5 रिफ्रेश के लिए यूज होता है, ठीक है, रिफ्रेश करना हो। F7 जो है ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है स्पेल चेक करने के लिए और ग्रामर चेक करने के लिए। F11 और F12 जो है सेव एज के लिए यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सेव एज के लिए, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए सेव एज डायलॉग बॉक्स को तो जो है F12 का यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के जो एग्जाम में पूछता है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कुछ चीजें आपने रिवाइज करी होंगी, कुछ आपने टेस्ट दिया होगा, अब तक आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता चुके होंगे। बाकी दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक तो जेकेपी कांस्टेबल वाले बच्चों का ओएमआर बेस्ड टेस्ट होना, हाईली रिकमेंड यू ऑल ये टेस्ट सीरीज में इनरोल करो। 49 रुपीज चार्जेस है, चार्जेस है मिनिमल, 4 मॉक टेस्ट है, 13 नवंबर को हो चुका है, हम अब नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते, अब जब इनरोल करोगे तभी दे सकते हो, ठीक है, ये वहीं पर है। 19 को सेकंड टेस्ट होना है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, 24 और 28 को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। पहले आपने ओएमआर शीट डाउनलोड करनी है, उसका प्रिंट लेना, फिर क्वेश्चन पेपर है उसी तरह आंसर की आपको मिलेगी और आप इसको टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। सो कैसे इनरोल करना है, सिंपली गूगल में जाओ, अवेकनिंग क्लासेस सर्च करो तो हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, उसको एज ऐप इंस्टॉल करके फोन में भी रख सकते हो। बट अगर आपको पूरा सही तरह से देखना है इसका क्या क्या बेनिफिट होगा, तो मैंने एक 5-6 मिनट की वीडियो बनाई थी, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और प्लेलिस्ट में भी पड़ी हुई है, ठीक है, वीडियोस में भी पड़ी हुई है, और मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, देख लेना। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के बच्चे हैं, आपके देखो आपके सेक्शनल टेस्ट मैंने हर सब्जेक्ट के 3-3 प्रोवाइड किए थे, अब मैं आपको 4 सेक्शनल टेस्ट जीके और करंट अफेयर्स पोर्शन के प्रोवाइड करा, 2 तो प्रोवाइड करने, एक अभी रात को मैं खोल दूंगा, ठीक है। तो इस टेस्ट में आप इनरोल करो और जूनियर असिस्टेंट, क्योंकि ये आपका सीबीटी टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाकी वेबसाइट का लिंक और प्लस जो है व्हाट्सएप हमारे टेलीग्राम है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, आप इसमें विजिट कर सकते हो, जो भी बेनिफिट है यूट्यूब में सारा अवेलेबल है, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।